नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा स्पेशल शो हम अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आते हैं ताकि उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद कर सके, उनके पोर्टफोलियो को सही गाइडेंस दिला सके हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा। तो आप भी आ सकते हैं योर मनी में, अपनी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सवाल, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। नोट कीजिए तरीका कैसे आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। हमारा ईमेल है yourmoney@nwt.com। फेसबुक, ट्विटर पर जाइए, शो आप लाइव भी देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज हमारे साथ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के ऑनलाइन बिजनेस के हेड समीर शाह। समीर, नमस्कार, स्वागत है आपका योर मनी पर। और इनफैक्ट अगर हम क्वेरीज की बात करें तो काफ़ी क्वेश्चंस हमें मिले हैं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे 2024 हाईलाइट्स की। प्रीवियस शो में हमने लार्ज कैप पर फोकस किया था, आज हम बातचीत करेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स की। तो सबसे पहले तो समीर यही जानना चाहेंगे कि अगर 2024 की बात करें, कौन से वो म्यूचुअल फंड्स थे मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके गए? नमस्कार दीपाली जी। पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने मुझे आपके शो पर आमंत्रित किया। और आज का टॉपिक मैं रिटेल इन्वेस्टर के एस्पेक्ट से बोलूं तो बहुत ही करीब है, बिकॉज मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी उनकी ऑलवेज इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट से फेवरेट कैटेगरी रही है। मैं मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में रिटर्न के बारे में बात करना शुरू करूं उससे पहले मिड कैप आखिर होता क्या है, काफी नए आपके दर्शक होंगे, इनके बारे में मिड कैप और स्मॉल कैप की थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। मिड कैप कैटेगरी में वो स्टॉक्स आते हैं जो जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में है, और उनका एज पर एक्सचेंज मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो रैंकिंग बनता है उसमें 101 से 250 के बीच में रहता है। ये कैटेगरी के स्टॉक्स ही मिड कैप में कंसिडर किए जाते हैं। और जब हम स्मॉल कैप की बात करते हैं तो यहाँ पे आमतौर पे देखा गया है जिनका कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से नीचे है और उनका रैंक 251 या उससे ज्यादा है, तो ये सारे स्टॉक्स स्मॉल कैप में कंसिडर किए जाते हैं। अब हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो मिड कैप में अगर हम पिछले एक साल के रिटर्न के एस्पेक्ट से अगर हम रैंकिंग करें मिड कैप और स्मॉल कैप के, तो मिड कैप में सबसे पहला अच्छा परफॉर्म करने वाली स्कीम थी मोतीलाल ओसवाल की मिड कैप फंड, जिसने 56% का रिटर्न जनरेट किया है। इन्वेस्को इंडिया का मिड कैप फंड है जिसने 47% रिटर्न जनरेट किया है। एचएसबीसी का मिड कैप है जिसने 43.5% रिटर्न जनरेट किया है। एडलवाइस का मिड कैप फंड है जिसने 42.2 जनरेट किया है, और जेम का मिड कैप फंड है जिसने 36.7% रिटर्न जनरेट किया है। सिमिलरली अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करते हैं तो बंधन स्मॉल कैप फंड नंबर 1 पे आता है जिसने 46.5% रिटर्न जनरेट किया है। दूसरे नंबर पे इन्वेस्को इंडिया का स्मॉल कैप फंड आता है जिसने 39.5% रिटर्न जनरेट किया है। टाटा स्मॉल कैप फंड तीसरे नंबर पे आता है जिसने 33.9% रिटर्न जनरेट किया है। बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप फंड चौथे नंबर पे आता है जिसने 33.3 रिटर्न जनरेट किया है। और एचएसबीसी का स्मॉल कैप फंड पांचवें नंबर पे आता है जिसने 31.1% रिटर्न जनरेट किया है। ओके। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो दो चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे समीर। एक तो ये कि कौन सी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये कैटेगरी सूट करती है, मिड कैप स्मॉल कैप, यानी टाइम होराइजन हो या रिस्क टेकिंग अपेटाइट के हिसाब से कौन से वो इन्वेस्टर्स हैं जिनके लिए ये स्कीम्स बनी हैं। और दूसरा ये कि अगर मिड कैप स्मॉल कैप ऐड करना चाहें, खरीदारी करना चाहें फॉर 2025, तो आपके पिक्स क्या रहेंगी दोनों सेगमेंट्स में? सो दीपाली जी, बेसिकली स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड उन इन्वेस्टर के लिए सही रहते हैं जिनका जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लंबी अवधि का हो। दूसरा, जिनको हायर रिटर्न जनरेट करवाना है आफ्टर टेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ रिस्क, यानी ये हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी में फॉल करता है। ये दो कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए सही रहता है। बाकी एज यहाँ पे एक रूल फॉलो करते हैं, हाई रिस्क अगर लेने की क्षमता है लेकिन 50 साल के बाद अगर कोई इन्वेस्टर है वो एज के आसपास है, तो हम सजेशन ऑलवेज ये देते हैं कि यहाँ पे उनका एक्सपोजर लिमिट रखे, तो एज के हिसाब से एक्सपोजर लिमिट रखना चाहिए। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि इसमें कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो दीपाली जी यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो स्मॉल कैप, अगर हम लार्ज कैप का आरओई की बात करें, लार्ज कैप का जो आरओई था इसको स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी ने
अच्छे से अभी आप देखें तो अच्छे से कवर किया है। आज से कुछ साल पहले लार्ज कैप के आरओई वर्सेस स्मॉल और मिड कैप के आरओई के बीच में 5% तक का गैप था, जो आज घट के 1% के करीब रहा है। इसका मतलब है स्मॉल कैप और लार्ज मिड कैप की कैटेगरीज की कंपनी अपने कैपिटल को अच्छा यूटिलाइज करके अपने निवेशकों के लिए कम रिटर्न अच्छा जनरेट कर रही है, जिससे ये सेक्टर में निवेश करने पर इन्वेस्टर अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी की, तो मिड कैप में पहला फंड रहेगा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। दूसरा इन्वेस्टको का मिड कैप और एचएसबीसी का मिड कैप, ये हमारे इनसे 3 पिक रहेंगे। और स्मॉल कैप कैटेगरी में बात करेंगे तो हमारा पहला पिक रहेगा बंधन का स्मॉल कैप फंड, दूसरा इन्वेस्टको इंडिया का स्मॉल कैप फंड और तीसरा एसबीआई का स्मॉल कैप फंड रहेगा। ओके, चलिए, तो आपको ये मिड कैप स्मॉल कैप में फंड्स के नेम्स भी सजेस्ट किए गए हैं अगर आप 2025 में इन स्पेस में इन्वेस्ट करें तो। बात करते हैं अब व्यूअर्स की, और पहले व्यूअर राजेंद्र हमारे साथ कनेक्टेड है उड़ीसा से। राजेंद्र जी नमस्कार, बताइए सवाल। जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछे सवाल। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, अभी मेरा कंटिन्यू जो एसआईपी चल रहा है इसमें अराउंड 28,000 दे रहा हूँ, तो उसमें मेरा प्लानिंग है 10 इयर्स में कैसे 1 करोड़ मेरा फंड वैल्यू के लिए कॉर्पस मनी। ओके, तो यानी 28,000 की एसआईपी है, 9 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू और 10 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है। जानना चाहते हैं लक्ष्य कैसे हासिल होगा, और इनके फंड्स में बता देती हूँ समीर जी पहले जो इन्होंने पिक किए हैं अपने लिए। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 5,000 पर मंथ, 3,000 ईच डाल रहे हैं काफी सारे फंड्स में, जिसमें एचडीएफसी एलएसएस टैक्स सेवर है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज है, आदित्य बिरला पीएसयू इक्विटी, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर, आईसीसी प्रो इनोवेशन, फ्रैंकलिन इंडिया एलएसएस, और एक और फंड है वो है एचडीएफसी डिविडेंड यील्ड का, यहाँ पर 2,000 रुपये महीना। यानी ऑलमोस्ट 9 फंड्स इन्होंने रखे हुए हैं, जहाँ पर 2 से 5,000 की इनकी एसआईपी है। टोटल एसआईपी अमाउंट 28,000। बताइए क्या सजेशन है इनके लिए। पहले तो राजेंद्र जी, आप जो अभी 28,000 रुपीज का एसआईपी कर रहे हो और आपने अभी तक 9 लाख रुपए का पोर्टफोलियो अक्यूमुलेट किया हुआ है, अगर आप ये कंटिन्यू रखते हो तो करीबन 94 लाख रुपीज का आपका फंड इकट्ठा हो जाएगा अगले 10 साल में। अगर आप अपने गोल से काफी करीब है, आप सिर्फ 2,000 रुपए का एडिशनल एक एसआईपी ऐड कर देंगे, तो आप कंफर्टेबली अपने 1 करोड़ का जो आपने अपने लिए लक्ष्य रखा है वो आराम से हासिल कर पाएंगे। अब हमने आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करने के बाद थोड़े ऑब्जर्वेशन है, तो हमारी तरफ से थोड़े सुझाव है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पहला है, आपके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्कीम 9 है। आइडली हम सजेस्ट करते हैं कि पोर्टफोलियो में 7 से ज्यादा स्कीम्स नहीं होनी चाहिए। ज्यादा स्कीम में इन्वेस्ट करने से आप ओवर डाइवर्सिफिकेशन का रिस्क होता है और वो कहीं ना कहीं रिटर्न पे इम्पैक्ट डालता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि आपके पोर्टफोलियो में एक एएमसी में आपने 40% इन्वेस्टमेंट किया है, 40% आपका इन्वेस्टमेंट एक ही एएमसी में जा रहा है। आइडली सजेशन ये होता है कि आप 20% से ज्यादा कोई भी एक सिंगल एएमसी में एक्सपोजर ना ले। तो अब हम जो आपको बदलाव के बारे में बता रहे हैं, वो ये दो चीजों में ध्यान रखते हुए सुझाव कर रहे हैं। एचडीएफसी मिड कैप हालांकि बहुत ही अच्छा फंड है, बट आपका एचडीएफसी एएमसी में 40% एक्सपोजर है, तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए हम सुझाव देंगे कि आप एचडीएफसी को रिप्लेस करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के साथ। आपके पास एक कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जो सुझाव ये रहेगा, ये थीमेटिक कैटेगरी का फंड है। यहाँ पे अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को क्लोजली फॉलो करते हो तो बने रहिए, एग्जिट स्ट्रेटेजी इसके साथ जरूरी है। वरना सजेशन ये रहेगा कि आप ये फंड को एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। और दूसरा है आपके पोर्टफोलियो में आदित्य बिरला का पीएसयू फंड है। ये भी अगेन सेक्टोरियल थीमेटिक फंड है। सजेशन ये रहेगा कि इसको आप रिप्लेस करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के साथ। और आप जो अपनी आपके फंड में और एक थीमेटिक फंड है, वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इनोवेशन फंड। इसका इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के साथ। ब्लू चिप फंड की आपके पोर्टफोलियो में ब्लू चिप फंड का एक्सपोजर नहीं है, ये करने के बाद आपका पोर्टफोलियो अच्छे से बैलेंस्ड हो जाएगा और पोर्टफोलियो को प्रॉपर स्टेबिलिटी देगा। ओके, चलिए, तो ये राय दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अब बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की। अगले व्यूअर समर कुमार गाजियाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड हैं।
समर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, गुड इवनिंग मैडम। मैं समर कुमार चटर्जी बोल रहा हूँ। मैं बोलिए। एक्चुअली मैं एनआरआई हूँ और मैं करीब 1 करोड़ में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए। तो मेरे कुछ ओके। मैंने कुछ अपना फंड खुद चूज किए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ एक बार थोड़ा इसको रिव्यू करके मेरे को कुछ एक एडवाइस किया जाए कि किसमें मैं जाऊँ और कौन सा मेरे को ये सूट नहीं करेगा, तो उसको मैं इसमें से मिस कर सकता हूँ। ओके, तो 1 करोड़ का आपको इन्वेस्टमेंट करना है और आपका होराइजन क्या रहेगा? फॉर 10 ईयर्स करना चाहते हैं? 3 करोड़ मेरा टारगेट है 10 इयर्स में। ओके, 3 करोड़ का टारगेट इन 10 ईयर्स, 1 करोड़ का लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कुछ फंड्स इन्होंने पिक भी किए हैं अपने लिए, इन्वेस्ट नहीं किया है। जानना चाहते हैं क्या ये चॉइसेस ठीक हैं? इनमें से कुछ पिक कर सकते हैं क्या? निपॉन इंडिया लार्ज कैप, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप, बड़ौदा पीएनबी पारिबास लार्ज कैप फंड, एचडीएफसी टॉप 100, एचडीएफसी मिड कैप, एसबीआई मल्टी कैप, एसबीआई मैग्नम, एचडीएफसी स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप या फिर एसबीआई क्वांट। तो बताइए क्या सजेशन? तो समर जी, पहले तो आपको बताऊंगा कि आप 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपने अपने लिए 3 करोड़ का लक्ष्य रखा है अगले 10 साल में। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 12% के एनुअल एवरेज रिटर्न जनरेट करता है तो आप आराम से अपने लक्ष्य 3 करोड़ को हासिल कर पाएंगे। अब आपके स्कीम फंड सिलेक्शन में एक ऑब्जर्वेशन है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। पहला ऑब्जर्वेशन है कि आपके पोर्टफोलियो में आपने 4 लार्ज कैप फंड सिलेक्ट किए, 2 मिड कैप और 3 स्मॉल कैप फंड सिलेक्ट किए हैं। आमतौर पे हम एक ही कैटेगरी के एक ही कैटेगरी में 4 डिफरेंट डिफरेंट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से के सुझाव नहीं देते हैं। रीजन है इससे ओवर डाइवर्सिफिकेशन होता है और ये कहीं ना कहीं आपके रिटर्न को इम्पैक्ट करता है। सो ये चीज को ध्यान में रखते हुए हमने आपके पोर्टफोलियो में थोड़े बदलाव का सुझाव किया है। उसमें सबसे पहला है, आप निपॉन इंडिया के लार्ज कैप फंड में आप 1 करोड़ में से 20 लाख रुपए इसमें निवेश करें। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 15 लाख रुपए निवेश करें। एचएसबीसी के लार्ज एंड मिड कैप फंड में 15 लाख रुपए निवेश करें। एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप फंड में 20 लाख रुपए निवेश करें। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में आप 10 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड आप 10 लाख रुपए निवेश करें। और निपॉन इंडिया का गोल्ड ईटीएफ में आप 10 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। तो ये हमारी ओर से रिकमेंडेड पोर्टफोलियो है। ओके, चलिए, तो ये आपको सजेस्ट किए गए हैं। आपका जो लक्ष्य है वो तो आसानी से पूरा आप कर ही पाएंगे। 5 फंड्स आप रखिए और 20 लाख डालिए आप निपॉन इंडिया लार्ज कैप में, 20 लाख डालिए एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में, 15-15 लाख आपको डालने हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एचएसबीसी लार्ज कैप, और साथ ही 10-10 लाख आप डालिए बंधन स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ और एसबीआई कॉन्ट्रा। तो ये रहे आपके लिए फंड का सिलेक्शन जहां पर आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करते हैं अगले व्यूअर से। रवि प्रकाश हमारे साथ कनेक्टेड है। रवि नमस्कार, बताइए सवाल अपना। चलिए सवाल ले लेते हैं। इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। इनकी मंथली एसआईपी चल रही है 29,000 पर मंथ की। पोर्टफोलियो की वैल्यू है 5,24,000 रुपए और 13 इयर्स में 3 to 4 करोड़ का टारगेट है। इनके पास कौन कौन से फंड्स हैं वो मैं बता देती हूँ। इनके पास जो पोर्टफोलियो है एग्जिस्टिंग वो है कैनरा रोबो का ब्लू चिप इक्विटी 4,000 पर मंथ, मेरे ऐसे टीएलएसएस टैक्स सेवर 2,000 पर मंथ, 7,000 पर मंथ है पराग पर फ्लेक्सी कैप में, क्वांट स्मॉल कैप में 8,000 पर मंथ, आईसीआईसीआई प्रू नेस्डैक 100 में 2,000 पर मंथ, पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 3,500 पर मंथ है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 3,000 पर मंथ। ये है इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। और बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। आईसीआईसीआई प्रू नेस्डैक 100 फंड के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो रवि जी, आपने अपने लिए थोड़ा अग्रेसिव टारगेट रखा है। आप आपकी करंट एसआईपी जो 29,500 की चल रही है और यूएम जो 5,24,000 इकट्ठा हुआ है, अगर ये 12% से अगले 13 साल के लिए ग्रोथ करता है तो करीबन 1,35,00,000 रुपया आप इकट्ठा कर पाएंगे। हालांकि आपका टारगेट 4 करोड़ का है, तो पहला हमारी तरफ से अगर ये आपको अगर आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है तो पहला सुझाव ये रहेगा कि आप अपनी एसआईपी अमाउंट बढ़ा के 60,000 करें। और हर साल 10% से अगर आप इसे बढ़ाते जाते हैं तो अगले 13 साल में आप आराम से 4 करोड़ आपने जो लक्ष्य रखा है वो हासिल कर पाएंगे। अब आपका सवाल था कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के नास्डेक 100 में
आप इन्वेस्ट अभी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि एएमसी का लिमिट पूरा हो गया है, तो आप कहाँ ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं। तो सिमिलर स्कीम बाकी और तीन एएमसी में भी है। मोतीलाल ओसवाल एएमसी भी, मोतीलाल ओसवाल, कोटक और फ्रैंकलिन इंडिया, ये तीन एएमसी में भी नास्डेक जैसे ही फंड्स अवेलेबल है, तो आप उसमें भी निवेश कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। 1.25 करोड़ के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आपको मिलेगा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से। 60,000 के एसआईपी कीजिए एल्स, और 10% स्टेप अप आप कीजिए अगर आप अपना गोल हासिल करना चाहते हैं, जो कि 3 से 4 करोड़ का है। 4 करोड़ मान के चले तो आपको 60,000 के एसआईपी से शुरू करके एनुअली 10% स्टेप अप करेंगे तो अपने गोल को हासिल करेंगे। मौजूदा एसआईपी से आप लगभग 1.5 करोड़ मैक्सिमम कमा पाएंगे। मोतीलाल ओसवाल एएमसी, कोटक एएमसी, फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फंड, ये कुछ नेम्स आपको सजेस्ट किए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर। तो ये रही आपके लिए सलाह, अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं सीएनबी से आवाज़ पर। हमारे साथ समीर बने हुए हैं, कुछ और क्वेरीज लेंगे, कुछ व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्टेड होंगे अपने क्वेश्चंस को पूछने के लिए। तो वापस आते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज़ के ऑनलाइन बिजनेस के हेड बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स की। और अगला सवाल हमें भेजा है यूसुफ शेख ने, कुवैत से भेजा है। तो यूएई से ये क्वेश्चन आया है और ईमेल के थ्रू उन्होंने सवाल भेजा है, तो डिटेल्स बता देती हूँ। 41 साल इनकी उम्र है, 9,000 की एग्जिस्टिंग एसआईपी है। पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है 2,87,000 रुपये, और 13 साल में 3 से 4 करोड़ का लक्ष्य है। साल में 2 बार ये 10% का स्टेप अप करते हैं, तो उस फैक्ट को भी ध्यान में रखना होगा। 3,000 की एसआईपी और ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी एक सवाल है इनका। पहले एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में बता देती हूँ। बड़ौदा बीएनपी क्रेडिट रिस्क 2,000 पर मंथ, 2,000 पर मंथ कोटक स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज में 1,500 पर मंथ, 1,500 पर मंथ है पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, 1,500 पर मंथ यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स, और एलआईसी म्यूचुअल फंड गोल्ड ईटीएफ में 1,500 पर मंथ। तो यानी टोटल 6 म्यूचुअल फंड्स हैं इनके पास। टोटल एसआईपी अमाउंट इनका 9,000 का हो गया। तो 3 चीज़ें आपसे पूछना है समीर ने। पहला तो ये कि एग्जिस्टिंग फंड्स कैसे हैं, कुछ बदलाव करने हैं क्या। दूसरा सवाल, 3,000 की जो एडिशनल एसआईपी कर रही हैं वो कहाँ करें। तीसरा, ये हर साल में 2 बार 10% स्टेप अप कर रहे हैं, तो उसे ध्यान में रखते हुए क्या 13 साल में 4 करोड़ का लक्ष्य हासिल हो पाएगा या फिर नहीं। एग्जिस्टिंग वैल्यू लगभग 3 लाख के आसपास है, बताइए। यूसुफ जी, आपने यहाँ पे थोड़ा अग्रेसिव टारगेट अपने लिए रखा हुआ है। 9,000 एसआईपी, और अगर आप 9,000 की करंट एसआईपी और 2,87,000 रुपीज जो आपका करंट पोर्टफोलियो है, अगर ये 12% का एवरेज रिटर्न जनरेट करते तो करीबन 62 लाख रुपीज का आपका एयूएम इकट्ठा होता है। आपको अपने निवेश को जो और ज्यादा 10% की जगह 15% से बढ़ाने की जरूरत है, और करंट एसआईपी जो 9,000 की चल रही है वो बढ़ा के 20,000 ले जानी पड़ेगी, तब जाके आप अपने लक्ष्य के थोड़े करीब पहुंच पाएंगे। आपके पोर्टफोलियो को लेके सजेशन ये है कि आपका पोर्टफोलियो आज की डेट में 6 स्कीम है। जनरली 9,000 की एसआईपी के लिए हमारा सुझाव ये रहता है कि आप 5 या 5 से कम स्कीम में ही निवेश करें। दूसरा, आप आपका आपका आपकी निवेश की अवधि लंबी है, सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए हम आपके पोर्टफोलियो में, जैसे हमने देखा यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड है, उसको आप लार्ज कैप कैटेगरी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। लार्ज कैप कैटेगरी एक्टिव फंड, ये सॉरी इंडेक्स फंड जनरली पैसिव फंड होता है, जबकि लार्ज कैप कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करते हो तो वो एक्टिव कैटेगरी में आता है, जो आपको थोड़ा रिटर्न एज कम्पेयर टू इंडेक्स फंड वो थोड़ा ज्यादा रिटर्न जनरेट करता है। तो पहला सुझाव ये रहेगा कि आप यूटीआई निफ्टी 50 में से निकल के आप निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में एसआईपी स्टार्ट करें। तो ये था पोर्टफोलियो को लेके आपका सुझाव। और दूसरा, आपके पोर्टफोलियो में हो सके तो एक स्कीम कम करके 4 स्कीम में आप निवेश करें। ओके, और ये जो एडिशनल 3,000 की एसआईपी करना चाहते हैं वो किस फंड में करें समीर। सो एडिशनल एसआईपी रेकमेंड ये रहेगा, उनके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप कैटेगरी का एक्सपोजर कम है तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप में ही एडिशनल एसआईपी 3,000 की करें। ओके, दूसरा, तो यानी एक प्रतिपला जी, हाँ, एक दूसरा सुझाव उनके पोर्टफोलियो में ये था, उन्होंने क्रेडिट रिस्क फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। क्रेडिट रिस्क डेट कैटेगरी का वो फंड है जिसमें जिनका क्रेडिट रेटिंग
कम होता है वो कैटेगरी में, वो स्कीम्स में इन्वेस्ट किया जाता है। तो सुझाव यहाँ पे ये रहेगा कि वो अपने क्रेडिट रिस्क वाले फंड को भी स्टॉप करके एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में मूव करें। और एसआईपी की बात करी, जैसे मैंने बताया, निपॉन इंडिया में 1500 बढ़ा सकते हैं, और एचडीएफसी फ्लेक्सी में फ्लेक्सी कैप में भी 1500 रुपए की एसआईपी बढ़ा के 3,000 ऐसे स्प्लिट करें। ओके तो यानी समीर, इनके जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं, 6 फंड्स हैं, उसमें से 2 फंड्स को लेकर आपने सलाह दी है। यूटीआई निफ्टी 50 से निकलकर निपॉन लार्ज कैप ले लें और इसी में एडिशनल एसआईपी भी करें, प्लस बड़ौदा बीएनपी क्रेडिट रिस्क फंड से भी निकलने की सलाह आपने दी है, उसकी जगह एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप रख सकते हैं, राइट। और जो रही बात इनके गोल की, तो जैसा मैं समझ पाई, आपने यही सलाह दी है कि 10% की जगह साल में 2 बार 15% स्टेप अप करेंगे तो लक्ष्य हासिल हो जाएगा। इज इट राइट? एसआईपी अमाउंट बढ़ा के 20,000 करनी पड़ेगी। अच्छा, एसआईपी अमाउंट भी 20,000 करना पड़ेगा और 15% साल में 2 बार स्टेप अप करना पड़ेगा। हाँ दीपाली जी। ओके तो एग्जिस्टिंग एसआईपी अमाउंट के हिसाब से 62 लाख आप इकट्ठा कर पाएंगे सिर्फ। अगर 4 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना है तो जैसे समीर ने आपको बताया, आपको 20,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी, प्लस आपको साल में 2 बार 15% स्टेप अप करना पड़ेगा, तो आप अपना गोल हासिल कर सकते हैं। जो चेंजेस आपको बताए गए हैं वो नोट कर लीजिए। क्रेडिट रिस्क फंड जो है आपके पास बीएनपी बड़ौदा का, उससे आप निकल के एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में जाइए। निपॉन इंडिया लार्ज कैप आप पिक कीजिए यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की जगह, और जो एडिशनल 3,000 आपको डालने हैं वो बीसी फंड में डालिए। ये है सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। बात करते हैं अगले व्यूअर से। राजेंद्र पुरी गोस्वामी ने हमें सवाल भेजा है राजस्थान से। 35 साल इनकी उम्र है, 36,000 की इनकी मंथली एसआईपी चल रही है, 11 लाख इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है, सालाना 10% स्टेप अप करते हैं, 15 साल का होराइजन है, कितना एक्यूमुलेशन होगा जानना चाहते हैं। फंड्स में इनके बता देती हूँ। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 6,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ है कोटक मल्टी कैप में, 5,000 पर मंथ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, 5,000 पर मंथ ही सुंदरम बिजनेस साइकिल फंड में है, और 5,000 ईच बाकी 3 फंड्स में भी डाल रहे हैं, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, जेम फ्लेक्सी कैप। यानी टोटल 7 फंड्स हैं इनके पास। 7 फंड्स में से 6 फंड्स में ये 5,000 ईच डाल रहे हैं। एक फंड जो कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, वहां पर 6,000 पर मंथ की एसआईपी है। 11 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू के हिसाब से सालाना 10% के स्टेप अप के हिसाब से 15 ईयर्स में कितना एक्यूमुलेशन ये कर पाएंगे समीर, प्लस इनका पोर्टफोलियो कैसा है? तो राजेंद्र जी, आप 36,000 की एसआईपी प्लस 10% एनुअल स्टेप अप और 11 लाख का पोर्टफोलियो अगर सालाना 12% से ग्रोथ करता है तो 15 साल में करीबन 3.5 करोड़ रुपया आपका इकट्ठा हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके पोर्टफोलियो की। तो पोर्टफोलियो में आपके अच्छी बात यह है कि आपने सिर्फ अपने पोर्टफोलियो को 7 स्कीमों में सीमित रखा है, जिससे आपका ओवर डाइवर्सिफिकेशन के रिस्क से आप बचे हुए हैं। सुझाव ये रहेगा कि आप आगे भी 7 स्कीम से ज्यादा ना करें। दूसरा, आपके पोर्टफोलियो को हमने जब एनालिसिस किया तो उसमें एक डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड मिसिंग लग रहा है। तो सुझाव ये रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में जो एक थीमेटिक फंड है, सुंदरम का बिजनेस साइकिल फंड, इसमें से आप निकल के निपॉन इंडिया के लार्ज कैप के साथ उसको रिप्लेस करें। अगर आप अभी करना चाहे तो इट वुड बी रियली गुड। अदरवाइज आपके एग्जिट स्ट्रेटेजी के हिसाब से जब भी आप सुंदरम बिजनेस साइकिल से निकलना चाहते हो तब जरूर उसको निपॉन इंडिया लार्ज कैप के साथ इसको रिप्लेस करें। ओके तो यानी सुंदरम बिजनेस साइकिल फंड जो है उसे निकलकर निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड आप पिक करें, यही एक बदलाव दिया गया है। बाकी आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। एक चीज और समीर, अगर इन फ्यूचर ये एलोकेशन बढ़ाना चाहें तो क्या इन एग्जिस्टिंग फंड्स में बढ़ाएं या कुछ नए फंड्स भी ऐड कर सकते हैं? मतलब कोई ऐसा फंड की जरूरत इनके पोर्टफोलियो में आपको लग रही है कि जो ये ऐड कर सकते हैं इनकेस अगर ये एसआईपी एलोकेशन या अमाउंट बढ़ाते हैं तो? दीपाली जी, इनका पोर्टफोलियो काफी हद तक वेल डाइवर्सिफाइड है। इनके फंड में सिर्फ लार्ज कैप फंड का एलोकेशन नहीं है। सो आगे जाके अभी 35 साल है, अगर 2 साल 3 साल बाद करते तो सुझाव यही रहेगा कि एग्जिस्टिंग स्कीम में ही निवेश बढ़ाए, और अगर उनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है तो लार्ज कैप कैटेगरी में थोड़ा ज्यादा करें। बाकी उनके, अगर हम उनके पोर्टफोलियो के एस्पेक्ट से देखें तो लार्ज कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है। बहुत ही अच्छा फंड सिलेक्शन किया है इन्होंने। पोर्टफोलियो काफी स्टेबल और वेल डाइवर्सिफाइड है। सुझाव यही रहेगा कि इसमें ही बढ़ाए, नया स्कीम ना जोड़े। ओके
तो एग्जिस्टिंग फंड्स में ही आप रहें, सिर्फ एक बदलाव आपको सजेस्ट किया गया है सुंदरम बिजनेस साइकिल फंड, उसकी जगह आपको निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ऐड करना है। बाकी अगर इन फ्यूचर आप कोई अमाउंट बढ़ाते हैं तो इसी फंड में थोड़ा सा एक्सपोजर आप बढ़ा सकते हैं। गोल आप हासिल गोल नहीं, इनफैक्ट 15 ईयर्स में कितना कॉर्पस आप इकट्ठा कर पाएंगे ये आप जानना चाहते थे, तो उसके मुताबिक 15 साल में 3.5 करोड़ रुपए तो आप आसानी से कमा लेंगे। ये है आपके लिए सजेशन इस आपके इस एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को लेकर। लेकिन चलिए अब बात करते हैं समीर के टॉप 4 फंड्स की, यानी वो फंड्स जो कि आप एज अ कंप्लीट पोर्टफोलियो पैकेज के तौर पर भी देख सकते हैं और इंडिविजुअल पिक भी कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ। बाकी पूछते हैं समीर से। समीर बताइए कौन से टॉप 4 फंड्स हैं और क्या ये कंप्लीट पोर्टफोलियो कॉल है या फिर इनमें से इंडिविजुअल फंड भी पिक किया जा सकता है? ये कंप्लीट इंडिविजुअली भी पिक किया जा सकता है दीपाली जी। ये टॉप 4 जब भी हम सजेस्ट करते हैं तो ओवरऑल कैटेगरी के जो अच्छे फंड होते हैं वो सुझाव दिया जाता है। निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में क्या कमी है वो हिसाब से अगर पिक करना है तो इसमें से कोई पिक कर सकते हैं। अगर नया पोर्टफोलियो बना रहे तो चारों चार वो ले सकते हैं। पहला है निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड, दूसरा HSBC का लार्ज एंड मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड और बंधन स्मॉल कैप फंड। ये 4 फंड हमारी तरफ से पिक किए गए हैं। तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, HSBC लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और बंधन स्मॉल कैप, ये 4 फंड चॉइसेस हैं समीर की तरफ से। आप कंप्लीट पोर्टफोलियो के तौर पर इन्हें देख सकते हैं लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से। और एक सलाह जो हमारे सभी व्यूअर्स देते हैं, ओवर डाइवर्सिफाइड ना करें अपना पोर्टफोलियो। बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत नहीं है पोर्टफोलियो में। कम फंड्स के साथ भी एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपने तमाम गोल्स को पूरा कर सकते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहें और उसके लिए योर मनी हमेशा मौजूद है। थैंक यू समीर शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, साथ ही अपने फंड चॉइसेस बताने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।